कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। करवा चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो व्रत है उसकी जोड़ी भी महादेव सदा बनाए रखे और जो नहीं है उनकी भी। आज के दिन महादेव सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। हर कपल अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहे, चाहे वो लड़की हो या लड़का। महादेव सभी को सद्बुद्धि दे। कौन कौन आज करवा चौथ का व्रत है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे ये व्रत बहुत पसंद है पर्सनली। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। सिटी हॉस्पिटल। प्रलय और नताशा दोनों गाड़ी से बाहर निकले और अंदर की तरफ आए। प्रलय नताशा की तरफ देखते हुए बोला, तुम पंखुड़ी के पास उसके वार्ड में जाओ, मैं डॉक्टर से मिल लेता हूँ फॉर्मालिटी के लिए। डिस्चार्ज पेपर तो रेडी करवाने होंगे। नताशा ने अपना सर हाँ में हिलाया और पंखुड़ी के वार्ड की तरफ आ गई। उसने वार्ड के बाहर आकर जैसे ही दरवाज़ा खोला और अंदर आई, वो हैरान रह गई। वो वार्ड एकदम खाली था, ना सामने पंखुड़ी थी और ना ही वहाँ पर कोई और था। नताशा हैरान हुई। अगले ही पल उसने रियलाइज़ किया कि वो रूम खाली कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर पंखुड़ी का कोई सामान भी नहीं था, ना ही उसके कपड़े वगैरह और ना ही बाकी सब ज़रूरत का सामान, ना दवाइयाँ और ना ही कुछ और। वो खुद से ही बोली, क्या पंखुड़ी यहाँ से चली गई? लेकिन कहाँ? ये सोचते हुए ही उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय डॉक्टर के केबिन में आया और आकर चेयर पर बैठा। डॉक्टर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। उन्हें लगा शायद वो पंखुड़ी के बारे में कुछ जानने आए हैं। लेकिन जब प्रलय ने डिस्चार्ज की बात की तो वो भी हैरान रह गए। वो तुरंत बोले, लेकिन पंखुड़ी को तो आज सुबह 8 बजे ही डिस्चार्ज दे दिया गया। उसकी मॉम ने डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लिए थे, तो वो लोग तो कब के यहाँ से जा चुके हैं। प्रलय दंग रह गया। वो तुरंत बोला, लेकिन आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और आपने इन्फॉर्म नहीं भी किया तो इट्स ओके, बट पंखुड़ी की मॉम ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ना ही उन्होंने सृष्टि को कॉल किया। डॉक्टर अपना सिरनामे हिलाकर बोले, अब वो सब तो मुझे नहीं पता मिस्टर राणा। इसके आगे वो कुछ कहते उससे पहले ही प्रलय अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ आ गया। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वहाँ सृष्टि पंखुड़ी का इंतजार कर रही थी और पंखुड़ी यहाँ से जा भी चुकी थी। वो बाहर आया तो नताशा भी जल्दी से उसके पास आई और बोली, भाई पंखुड़ी और उसकी मॉम तो वार्ड में है ही नहीं, वो लोग तो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। प्रलय ने अपना चेहरा हल्का सा हामी हिलाया और बोला, चलो यहाँ से। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गया और नताशा भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों वापस गाड़ी में बैठे और गाड़ी राणा मेंशन की तरफ बढ़ गई। नताशा प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन भाई भाभी को हम क्या जवाब देंगे? वो तो इंतज़ार कर रही होंगी ना पंखुड़ी का। उन्हें तो पंखुड़ी के बिना घर सूना सूना लग रहा है ना, ऐसे में उनका तो दिल ही टूट जाएगा। प्रलय एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम फिक्र मत करो, पंखुड़ी घर वापस जरूर आएगी और उसे वही लेकर आएगा जिसकी वजह से वो घर छोड़कर गई है। उसकी बात सुनकर नताशा हैरान थी। पंखुड़ी घर छोड़कर तो प्रांस की वजह से गई थी, लेकिन जिस तरह की हरकतें प्रांस कर रहा था ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो उसे लेने जाए। लेकिन अब नताशा ने प्रलय से कोई और सवाल नहीं किया और कुछ ही देर बाद जब प्रलय की गाड़ी राणा मेंशन के पार्किंग एरिया में रुकी तो नताशा चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गई। प्रलय ने अगले ही पल गाड़ी बैक की और उसकी गाड़ी अब एक बार फिर से राणा मेंशन से बाहर जा चुकी थी, जबकि दरवाजे पर खड़ी सृष्टि हैरान रह गई। उसने जैसे ही गाड़ी अंदर आने की आवाज़ सुनी वो तुरंत गाड़ी की तरफ आ गई थी। उसके साथ ही रागिनी खड़ी थी जिसके हाथ में आरती की थाली थी। वो पंखुड़ी की आरती उतारने वाली थी, साथ में उसकी नज़र भी उतारने वाली थी, लेकिन नताशा के साथ तो ना ही पंखुड़ी थी और ना ही प्रलय। नताशा अंदर की तरफ आई और कुछ कहती उससे पहले ही सृष्टि ने पूछा, पंखुड़ी कहाँ है? नताशा ने अपना चेहरा नामे हिला दिया और बोली, वो पहले ही घर जा चुकी थी भाभी, हमारे जाने से पहले ही उसने अस्पताल से डिस्चार्ज ले लिया था। वो शायद ग्रोवर मेंशन गई है। उसकी बात सुनकर सृष्टि का दिल धक सा रह गया। वो इतनी उम्मीद से पंखुड़ी का इंतजार कर रही थी और अब वो चुपचाप अपने रूम में चली गई। रागिनी ने जब उसे यूं जाते हुए देखा तो नताशा की तरफ देखकर बोली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस घर को नज़र किसकी लगी है। वहीं दूसरी तरफ प्रलय इस वक्त अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते हुए ही उसने प्रांस को फ़ोन मिलाया।
जैसे ही सामने से कॉल रिसीव हुआ, प्रांस बिना किसी फीलिंग के बोला, यस मिस्टर राणा। प्रलय गुस्से से बोला, बाप हूँ तुम्हारा, बाप कहकर बुलाओ, और अगर नहीं बुला सकते तो एक लेटर लिख कर दे दो मुझे कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। उसे गुस्से में देखकर प्रांस भी थोड़ा शॉक्ड हो गया। प्रलय गुस्सा करता था लेकिन आसानी से नहीं, और उसका गुस्सा ज़्यादातर तभी फूटता था जब कोई उसकी फैमिली पर अटैक करे, और मोस्टली जब कोई सृष्टि को तकलीफ पहुंचाए। प्रांस एक बार फिर से बोला, आप गुस्से में हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग बाद में बात करें। प्रांस की इस बात पर प्रलय और भी ज़्यादा गुस्से से भड़कते हुए बोला, मुझे किसी भी हालत में पंखुड़ी राणा मेंशन में वापस चाहिए। वो तुम्हारी वजह से राणा मेंशन छोड़कर गई है, तो उसे लेकर भी तुम आओगे। कैसे, आई डोंट नो, पर तुम्हें उसे घर लाना होगा। प्रांस उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, सॉरी डैड, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उसे राणा मेंशन छोड़कर जाने के लिए मैंने नहीं कहा था, और जहाँ तक मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तो वो मॉम से कनेक्टेड है, तो आप मॉम से कहिए वो उसे घर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। उसे घर तुम लेकर आओगे, मतलब उसे घर तुम ही लाओगे। उसके बाद अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये बोलकर प्रलय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, और अब प्रांस अपने फ़ोन की तरफ देखता ही रह गया। वो इस वक्त अपने ऑफिस में था और अपनी चेयर पर बैठा था। फ़ोन टेबल पर रखकर उसने अपना सिर पीछे सीट पर टिकाया और एक गहरी सांस ली। ग्रोवर मेंशन जाना मतलब पंखुड़ी के सामने झुकना, जो प्रांस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, इसलिए अब उसके चेहरे पर त्योरियां आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रोवर मेंशन। पंखुड़ी अपने रूम में थी। उसका रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, लेकिन सीढ़ियां चढ़ना उतरना बार बार उसके लिए मुश्किल हो जाता, इसलिए उसका रूम नीचे शिफ्ट कर दिया गया था। वो बेड पर बैठी थी और उसके सामने ही उसका ब्रेकफास्ट पड़ा था, लेकिन ब्रेकफास्ट पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। वो अभी कुछ वक्त पहले की बातें याद कर रही थी। आज सुबह तकरीबन 7 बजे श्वेता जी ने पंखुड़ी की तरफ देखते हुए कहा, बस कुछ ही देर में राणा फैमिली के लोग आने वाले होंगे, मैं तब तक डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवा लेती हूँ। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और श्वेता जी वहाँ से हॉस्पिटल के मैनेजमेंट एरिया में चली गई। तकरीबन आधे घंटे वो पंखुड़ी के पास वापस आई तो देखा पंखुड़ी ने सारा सामान पैक कर लिया था और खुद भी रेडी हो गई थी। उसे यूं देखकर श्वेता जी हैरान रह गई। श्वेता जी उसके बिल्कुल करीब आई और बोली, तुम ऐसे खड़ी क्यों हो पंखुड़ी, और ये सारा सामान तुमने क्यों पैक किया है? ये सब मैं कर लेती ना, और वैसे भी अभी तो वक्त है, डिस्चार्ज पेपर ज़रूर मैंने रेडी करवा लिए, लेकिन हम अभी नहीं जा रहे। और तुम राणा मेंशन जाओगी ना, तो अभी तक राणा फैमिली के लोग तो आए भी नहीं। पंखुड़ी उनकी तरफ देखते हुए बोली, इससे पहले कि वहाँ से कोई आए हम यहाँ से चलते हैं मॉम, मुझे राणा मेंशन नहीं जाना। श्वेता जी तुरंत बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो पंखुड़ी, ये सही नहीं है बेटा। बेशक से तुम्हारे और प्रांस के बीच कुछ भी हो, लेकिन पूरा परिवार तुमसे बहुत प्यार करता है। सृष्टि मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखती है, ऐसे में तुम उन लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। पंखुड़ी श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अगर आपको मुझे अपने साथ अपने घर नहीं लेकर जाना तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कहीं और चली जाती हूँ। ये कहकर जैसे ही वो बाहर जाने लगी, श्वेता जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, ठीक है, अगर तुम ग्रोवर मेंशन जाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम मुझे एक बार सृष्टि जी से बात तो करने दो। ये बोलकर जैसे ही उन्होंने अपने फ़ोन से सृष्टि को फ़ोन करना चाहा, पंखुड़ी ने उनका फ़ोन अपने हाथ में लिया और बोली, नहीं, आप किसी को फ़ोन नहीं करेंगी मॉम, आपको मेरी कसम। उसकी इस बात पर अब श्वेता जी भी कुछ बोल नहीं पाई और उन्हें मजबूरन पंखुड़ी के साथ ग्रोवर मेंशन आना पड़ा। हालांकि प्रांस और पंखुड़ी के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसमें वो भी परेशान थी, लेकिन इतना वो भी समझ रही थी कि पूरा परिवार पंखुड़ी से बहुत प्यार करता है, और ऐसे में अगर पंखुड़ी राणा मेंशन नहीं जाएगी तो सबका दिल टूट जाएगा। लेकिन अब पंखुड़ी के सामने वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। पंखुड़ी इन सब बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी अचानक से दरवाजे पर सृष्टि आकर खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ, तुमने अपना नाश्ता फिनिश नहीं किया? सृष्टि की आवाज़ सुनकर पंखुड़ी ने नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा और खुद से ही बोली, पहले तो मुझे इनके ख्वाब आते थे, लेकिन अब मैं आपका ख्वाब देखने लगी हूँ सासू माँ। शादी मेरी इनसे हुई है या फिर आपसे? सृष्टि अंदर आते हुए बोली, शादी तो तुम्हारी मेरे बेटे से ही हुई है, लेकिन घुमा तुमने मुझे रखा है।
ये बोलते हुए जब वो पंखुड़ी के बिल्कुल पास आकर खड़ी हुई तो पंखुड़ी शॉक्ड रह गई। उसने अपना हाथ सृष्टि की तरफ बढ़ाया और बोली, आप सच में यहाँ हैं सासू माँ? सृष्टि तुरंत बोली, नहीं, मेरा भूत यहाँ पर है, हाथ लगाकर देख लो, अगर टच हुआ तो मैं सच में यहाँ हूँ और नहीं हुआ तो फिर भूत ही है। उसकी बात पर पंखुड़ी ने अपना सर हाँ में हिलाया और सच में सृष्टि का हाथ लगाकर टच करने लगी। तो सृष्टि ने अपना माथा पीट लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब तुम्हारा दिमाग चलता ही नहीं है तो उन बातों में क्यों चलाती हो जहाँ पर चलाना ही नहीं होता? किसने कहा था तुम्हें यहाँ पर आने के लिए? तुम जानती हो ना, तुम्हें राणा मेंशन जाना था तो तुम यहाँ पर क्यों आई? उसकी बात सुनकर अब पंखुड़ी ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सृष्टि सच में वहाँ पर है। वो तुरंत बोली, मुझे राणा मेंशन नहीं जाना सासू माँ। सृष्टि ने गुस्से से पूछा, क्यों नहीं जाना? पंखुड़ी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, या फिर शायद वो जवाब देना नहीं चाहती थी। सृष्टि गुस्से से बोली, मुझे नहीं पता, अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं सासू माँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। मैं जानती हूँ मेरे इस फैसले पर आप नाराज़ हो जाएंगी, लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ पर वो हैं और वो मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो मैं भी उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। सृष्टि एक बार फिर गुस्से से बोली, अच्छा, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? उसे खुद से दूर जाने के लिए कहा किसने था? तब तो तुमने ही कहा था ना उसे कि चले जाओ मुझे छोड़कर। अब वो चला गया तो कह रही हो कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बहने लगे। सृष्टि गुस्से से कांपते हुए बोली, खबरदार, अगर एक भी आंसू आंख से बाहर निकाला तो। और कुछ आता नहीं है तुम्हें और पंक्ति को, बस रोने के अलावा? पंखुड़ी धीमे से बोली, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर आप उसे क्यों डांट रही हैं सासू माँ? सृष्टि ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तो फिर हमारी गलती भी कहाँ है पंखुड़ी? तुम्हारी और प्रांस की जो लड़ाई है तुम बेशक से लड़ती रहो। अगर वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा तो तुम भी उसके पास मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हें उसके पास नहीं बल्कि अपने पास लेकर जाने के लिए आई हूँ। राणा मेंशन सिर्फ प्रांस की वजह से तो तुम्हारा घर नहीं है ना? क्या तुम्हारा हम सब से कोई रिश्ता नहीं, हम सब से कोई नाता नहीं? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी कुछ पल उसकी तरफ देखती रही। सृष्टि एक बार फिर से बोली, तुम चलोगी ना मेरे साथ? पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिला दिया। सृष्टि ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर उसका हाथ छोड़कर बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर बैठती हुई बोली, तो फिर ठीक है, मैं भी बैठी हूँ यहाँ पर। जब तक तुम मेरे साथ नहीं जाती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगी, यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूँगी। एक बहू सास के घर तो बहुत बार रहती है, इस बार एक सास अपनी बहू के घर रहेगी। ये बोलकर वो पूरी तरह बिस्तर पर ऊपर की तरफ होकर बैठ गई और पंखुड़ी बस उसे देखती ही रह गई। तभी श्वेता जी की हंसी छूट गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पंखुड़ी भी इस तरह की जिद करने लगेगी, जबकि अगर पंखुड़ी को तो प्यार से कोई अपने साथ चांद पर चलने के लिए कहे तो वो तो उसके साथ चांद पर भी चल दे, लेकिन वहाँ तो वो राणा मेंशन जाने के फैसले पर ही अटक गई थी। उन्हें हंसते देख सृष्टि नाक सिकोड़कर बोली, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, समधन आई है आपकी, जाइए जाकर किचन में मेरी खातिरदारी की तैयारी कीजिए। आलू प्याज के साथ पनीर के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय जल्दी से लेकर आइए मेरे लिए। पंखुड़ी धीमे से बोली, लेकिन आपको तो प्याज के पकौड़े पसंद ही नहीं है ना सासू माँ? सृष्टि एटीट्यूड से बोली, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी खाऊं, तुम्हें क्या? पंखुड़ी ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा और बोली, तो फिर थोड़े से मुझे भी दे दीजिएगा, दवाइयाँ खा खा कर मुँह का टेस्ट खराब हो गया है। सृष्टि एक बार फिर से एटीट्यूड से बोली, देखूंगी, एक आध दे दूंगी। उसकी बात सुनकर श्वेता जी की हंसी एक बार फिर से छूट गई। दोपहर का वक्त, प्रांस इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसके एक आदमी का उसके पास कॉल आया। वो फिलहाल एक मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन उस कॉल को देखकर उसने तुरंत वो कॉल पिक किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। वो आदमी उसे बता रहा था कि सृष्टि ग्रोवर मेंशन गई है और पिछले 3 घंटे से वो ग्रोवर मेंशन में ही है। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओके फाइन, अगर वो लोग ग्रोवर मेंशन से निकले तो मुझे इन्फॉर्म करना। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सॉरी डैड, आपने मुझे कहा था मैं पंखुड़ी को लेने उसके घर जाऊं, लेकिन यहाँ तो मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं जाऊं ही क्यों?
आपकी ही बीबी अब मेरा काम आसान कर रही हैं, तो मैं किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल क्यों करूं? ये बोलकर वो बेफिक्री से मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो अपनी मीटिंग ख़त्म कर वापस अपने केबिन में आकर बैठा और आते ही उसने अपना फ़ोन चेक किया। लगभग से 3 घंटा बीत चुका था जब सृष्टि ग्रोवर मेंशन थी और अब 1.5 घंटा और हो चला था और अब तक तो उन दोनों को ग्रोवर मेंशन से निकलकर राणा मेंशन चले जाना चाहिए था और अगर ऐसा होता तो उसका आदमी उसे इन्फॉर्म ज़रूर करता। अपनी चेयर पर बैठते ही अब उसने अपने आदमी को कॉल किया। जैसे ही उस आदमी ने कॉल रिसीव किया, प्रांस तुरंत बोला, क्या बात है, तुम मुझे इन्फॉर्म करना भूल गए क्या? वो आदमी सामने से बोला, सर एक्चुअली मैं आपको ही कॉल करने वाला था। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है। ये बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट करने वाला था। उसे लगा शायद उसका आदमी उसे यही बताने के लिए कॉल कर रहा होगा कि वो लोग ग्रोवर मेंशन से निकल चुके हैं। तभी वो आदमी बोला, वो एक्चुअली मुझे डर लग रहा था कि कहीं पहले सर ने मुझे देख तो नहीं लिया। आपने कहा है ना कि मुझे किसी की नज़रों में नहीं आना, इसलिए मुझे देर हो गई। अभी अभी 5 मिनट पहले ही प्रलय सर भी ग्रोवर मेंशन आए हैं। प्रांस के चेहरे पर अब साइकास्टिक स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, दैट्स वेरी गुड। अब वो लोग वहाँ से निकलें तो मुझे कॉल कर देना। ये बोलकर प्रांस ने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी अगली मीटिंग की तैयारी करने लगा। पिछले कुछ दिनों से वो ऑफिस लगभग ना के बराबर आ रहा था और उसका बहुत सारा काम पेंडिंग था, तो वो अपने काम में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कुछ वक्त पहले आश्रय के साथ उसके ऑफिस में प्रलय था। तभी उसके पास कॉल आया कि सृष्टि ग्रोवर मेंशन गई है, तो गुस्से से उसका चेहरा कांपने लगा। वो तुरंत बोला, पता नहीं यूनिवर्स मेरी बात मानती क्यों नहीं है। जब मैंने उसे एक बार बोल दिया था कि मैं पंखुड़ी को घर लेकर आऊँगा, तो मुझ पर कम से कम ट्रस्ट तो करना चाहिए था ना। एक मेरी बीबी है जो मेरी बात मानती नहीं, और एक मेरी ये औलाद। अभी वो बोल ही रहा था कि आश्रय अंदर की तरफ आया और बोला, मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी डैड? प्रलय इरिटेट होते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे उस भाई की बात कर रहा हूँ जिसने मेरी नाक में दम कर रखा है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि बाकी सब छोड़कर पहले मैं उसका कुछ अच्छा खासा इंतज़ाम करूँ। उसकी बात सुनते हुए आश्रय को हंसी आ रही थी। प्रलय इस वक्त सच में काफ़ी इरिटेट लग रहा था। उसे हंसते हुए देखकर प्रलय ने नज़रें उसकी तरफ उठाई और बोला, तुम भी मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं दे रहे हो। तुमने भी मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। पंक्ति के साथ जो तुम्हारा चल रहा है ना, सब पता है मुझे। बेहतर होगा अपनी हरकतों को सुधार लो और उसे हर्ट करना बंद कर दो। मासूम है वो। आश्रय तुरंत बोला, गलतफहमी में है आप डैड। प्रलय उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे ज़्यादा उम्र है मेरी और तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने। लोगों को पहचानना जानता हूँ। बेहतर होगा तुम भी लोगों को पहचानना सीख जाओ, वरना पछताओगे। अभी वक्त है तुम्हारे पास। उसे प्यार से ट्रीट करो, उसे संभालो। कहीं ऐसा ना हो जैसे तुम्हारा भाई इधर उधर फड़फड़ाता फिर रहा है, तुम्हारी हालत भी उसकी तरह हो जाए। आश्रय ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया और बोला, मैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर आपसे डिस्कशन करने आया था, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद प्रलय ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, क्यों परेशान करती हो तुम मुझे यूनिवर्स? पर अगर तुम मुझे परेशान करना जानती हो तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और तुरंत लिफ्ट से होते हुए नीचे की तरफ आकर अपनी गाड़ी में बैठकर ग्रोवर मैंसन के लिए निकल गया। और अब प्रेजेंट में सृष्टि और श्वेता जी बैठकर पंखुड़ी की बचपन वाली एल्बम देख रहे थे। पंखुड़ी अंदर आराम से सोई हुई थी और उस एल्बम को देखते हुए सृष्टि और श्वेता जी की हंसी छूट रही थी। पंखुड़ी बचपन में और भी ज़्यादा क्यूट थी और ऊपर से उसके पोज ऐसे होते थे कि उसे देखकर हंसी आ जाए। लेकिन अचानक ही सृष्टि की हंसी गायब हो गई जब उसने दरवाजे पर खड़े हुए प्रलय को देखा। प्रलय को देखकर उसने तुरंत एल्बम को बंद किया और अपनी जगह से उठकर बोली, आप यहाँ पर डिस्ट्रॉयर? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब तुम यहाँ हो तो मुझे तो यहाँ आना ही था यूनिवर्स। वेल, सुना है तुमने राणा मेंशन से अपने कपड़े भी मंगवा लिए हैं। मैंने भी राणा मेंशन में फ़ोन कर दिया है, मेरे कपड़े भी आते होंगे। ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ आया तो सृष्टि श्वेता जी की तरफ देखने लगी। श्वेता जी खुद शॉक्ड थी, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी आप दोनों का रूम रेडी करवा देती हूँ।
ये बोलकर किचन की तरफ चली गई। प्रलय अब सृष्टि के बिल्कुल पास आया और सोफे पर रखी हुई एल्बम की तरफ देखते हुए बोला, क्या देखकर हंस रही थी तुम? सृष्टि झट से बोली, वो तो पंखुड़ी की एल्बम थी, उसके बचपन की पिक्चर्स थी उसमें। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप ये क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ पर रहेंगे? आप पागल हो गए हैं क्या डिस्ट्रॉयर? प्रलय मुँह बनाते हुए बोला, अगर तुम्हें पागल लग रहा हूँ तो पागल ही सही, लेकिन ये पागलपन भी तुम्हारी वजह से है यूनिवर्स। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि जहाँ जहाँ तुम वहाँ वहाँ मैं। अब अगर तुम्हें ग्रोवर मेंशन में रहना है तो तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं राणा मेंशन में रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो हमने दुनिया के हर एक कंट्री में अपना हनीमून सेलिब्रेट किया है, लेकिन बहू के मायके में भी एक हनीमून सेलिब्रेट होगा ये मैंने नहीं सोचा था। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, चुप हो जाइए, कोई सुनेगा तो क्या समझेगा हमारे बारे में? प्रलय आराम से सोफे पर बैठा और बोला, जिसे जो समझना है समझता रहे। आई जस्ट डोंट केयर। फिलहाल मुझे चाय कॉफ़ी पिला दो यार। अब समधन से चाय कॉफ़ी मांगता मैं अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम जाओ किचन में जाकर खुद ही बना लाओ। अब जब यहाँ पर रहना है तो शर्म कैसी? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी और सृष्टि उसे घूर कर देख रही थी। तभी श्वेता जी वहाँ पर चाय नाश्ता लेकर आई। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप दोनों चाय पी लीजिए, मैं तब तक पंखुड़ी को उठाकर लाती हूँ। प्रलय तुरंत बोला, रहने दीजिए रहने दीजिए, अब तो यहीं रहना है, पंखुड़ी से मिलना भी होता रहेगा। आप बैठिए ना हमारे साथ, आप भी चाय एंजॉय कीजिए। ये बोलते हुए प्रलय ने अपने चाय का कप उठा लिया और साथ में बिस्किट भी लेने लगा। सृष्टि बस उसकी तरफ देखती रह गई। अपने घर पर वो बिस्किट खाए या नहीं, लेकिन यहाँ पर उसे बिस्किट खाने थे। वहीं दूसरी तरफ श्वेता जी भी अब प्रलय के कहने पर अपनी चाय वहीं ले आई और अब सृष्टि भी उनके साथ बैठ गई। अब उसने खुद को नॉर्मल कर लिया था, क्योंकि उसने भी सोच लिया था कि वो पंखुड़ी को लिए बिना तो राणा मेंशन नहीं जाएगी। फिर बेशक से प्रलय भी उसके साथ ही क्यों ना ग्रोवर मेंशन रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने काम करते हुए अपने फ़ोन की तरफ देखा। अब तक तो प्रलय को भी ग्रोवर मेंशन गए लगभग से 3 घंटे हो गए थे। वो बार बार फ़ोन की तरफ देख रहा था, उसे अपने आदमी के कॉल का इंतज़ार था। वो गुस्से से बोला, एक तो मैंने इसे ये काम देकर ही गलती की, किसी ढंग से आदमी को देना चाहिए था। जब इसे मुझे कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं है तो इसे मैंने वहाँ पर भेजा ही क्यों? ये बोलते हुए उसने उस आदमी को कॉल किया। वहीं वो आदमी तो कब से ग्रोवर मेंशन पर नजरें टिका कर बैठा था। अब रात के 7:30 बज चुके थे, लेकिन अभी तक प्रलय, सृष्टि या पंखुड़ी में से कोई भी बाहर नहीं आया था और अब तो मिस्टर ग्रोवर भी घर के अंदर जा चुके थे। जैसे ही उस आदमी के फ़ोन पर फ्रांस का फ़ोन आया, उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से फ्रांस की आवाज़ आई, कहीं तुम मर तो नहीं गए? वो आदमी झट से बोला, नहीं नहीं सर, मैं जिंदा हूँ, बस प्रलय सर के बाहर आने का इंतजार ही कर रहा था। फ्रांस हैरानी से बोला, व्हाट? अभी तक डैड ग्रोवर मेंशन से बाहर नहीं आए? वो तो किसी के घर 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकते। एवं नताशा बुआ के घर भी वो 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकते। तो पंखुड़ी के घर इतने टाइम से क्या कर रहे हैं? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराकर बोला, सर वो मुझे क्या पता, आपकी मॉम, मेरा मतलब है सृष्टि मैडम भी ग्रोवर मेंशन में ही है, तो क्या पता। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस गुस्से से बोला, खबरदार, अगर कोई फालतू की बकवास की तो दफ़ा हो जाओ और आइंदा मुझे कॉल मत करना। ये बोलकर फ्रांस ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सोचने लगा कि आखिर प्रलय और सृष्टि इतने वक्त से वहाँ पर कर क्या रहे हैं? क्या उनके लिए पंखुड़ी को मनाना इतना ज़्यादा मुश्किल है? उन्हें इतना टाइम लग गया? वो व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम मुझे कंपटीशन दे रही हो, मेरी तरह ज़िद्दी बन रही हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा ज़िद नहीं कर सकती हो तुम रोज पीटर। फ्रांस राणा का रिकॉर्ड तो सिर्फ एक ही इंसान तोड़ सकता है और वो है खुद फ्रांस राणा, उसके अलावा और कोई नहीं। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी के बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ ग्रोवर मेंशन, सृष्टि और श्वेता जी दोनों खाना बना रहे थे। तभी पंखुड़ी वहां पर आई और उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, मुझे आपके हाथ के मटर पुलाव खाने हैं। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोली, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 15-20 मिनट मुझे दो, मैं अभी बना देती हूँ। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, मैं बाहर गार्डन एरिया में जाऊं? सृष्टि ने अपना सर हाँ में हिलाया तो पंखुड़ी ज्योत्सना के साथ अब बाहर की तरफ आ गई ताकि कुछ वक्त वॉक कर सके। दूसरी तरफ रागिनी जी और कुसुम जी एक दूसरे को देख रही थी।
रागिनी तुरंत बोली, मेरा तो घर पर मन ही नहीं लग रहा, ना सृष्टि है ना पंखुड़ी है। और सृष्टि ने बताया कि प्रलय भाई भी ग्रोवर मेंशन चले गए हैं, उनके कपड़े भिजवा दिए मैंने, अब हम दोनों का मन कैसे लगेगा आंटी जी। ये बोलते हुए वो कुसुम जी की तरफ देख रही थी और कुसुम जी भी बस यही सोच रही थी कि अब वो क्या करे। अचानक ही वो रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, एक काम करो, तुम मेरे भी कपड़े पैक कर दो, मैं तो खुद जा रही हूँ ग्रोवर मेंशन, यहाँ रहकर क्या करूँगी, दीवारों से टक्कर मारूंगी तो इस उम्र में हड्डियाँ भी टूट जाएंगी। मैं जा रही हूँ पंखुड़ी और सृष्टि के पास, जब वो लोग वापस आएंगे तो उनके साथ ही वापस आ जाऊंगी। रागिनी तुरंत बोली, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं अकेली यहाँ पर क्यों रहूँ। उन दोनों की बात सुनते हुए अब नताशा की नज़रें उन पर तिरछी हो गई। वो झट से बोली, वैसे तो मुझे आज अपने घर जाना था, लेकिन आप दोनों का प्लान सुनकर अब मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। मैं भी आप दोनों के साथ चलती हूं। रागिनी और कुसुम जी ने उसकी तरफ देखा और फिर अपना सर हाँ में हिला दिया। 15 मिनट बाद वो लोग घर से बाहर निकल रहे थे, तभी पंक्ति जो अभी अभी अपने रूम से निकलकर बाहर की तरफ आई, वो हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। रागिनी, नताशा और कुसुम जी तीनों के चेहरे के रंग थोड़े फीके पड़ गए। उन्होंने पंक्ति के बारे में तो सोचा भी नहीं। नताशा झट से बोली, वो हम लोग ग्रोवर मेंशन जा रहे हैं, सृष्टि भाभी, प्रलय भाई और पंखुड़ी वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो हम भी उनके साथ वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तुम आश्रय के लिए डिनर बनवा लेना, बाकी प्रांस का तो पता नहीं, उसका तो मुंह बना रहता है, तो उसके लिए डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर पंक्ति झट से बोली, मैं अकेली नहीं रहूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नताशा और रागिनी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर रागिनी बोली, नहीं पंक्ति, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि आश्रय तो यहाँ है ना, अगर तुम भी हमारे साथ चलोगी तो उसके लिए खाना वगैरह कौन बनाएगा। पंक्ति तुरंत बोली, वो कौन सा मेरे हाथों से बना हुआ खाना खाएंगे, ना खुद कुछ खाएंगे ना मुझे खाने देंगे, बस मुझे बहुत सारा सुनाएंगे, इसलिए बेहतर तो यही है कि मैं भी आपके साथ चलूं। नताशा तुरंत बोली, देखो वो पति है तुम्हारा, वो अब तुम्हें सुनाएगा या फिर तुम्हारे हाथों से खाना खाए या फिर तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाए, वो तुम्हारी सरदर्दी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो तीनों ही तुरंत वहाँ से चली गईं और पंक्ति बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई। इस वक्त वो पूरे घर में अकेली थी। हालांकि उसके साथ कुछ सर्वेंट थे, लेकिन फिर भी उसे बहुत डर लग रहा था। इधर दूसरी तरफ प्रांस अभी तक अपने ऑफिस में बैठा था और सोच रहा था कि वो कैसे पता लगाए कि प्रलय सृष्टि पंखुड़ी को लेकर ग्रोवर मेंशन से निकले या नहीं। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने किसी आदमी को अब ग्रोवर मेंशन भी नहीं भेजना चाहता था। इसलिए उसने राणा मेंशन की सीसीटीवी फुटेज ऑन की और उसे गौर से देखने लगा। वहीं ग्रोवर मेंशन, रागिनी, नताशा और कुसुम जी जैसे ही ग्रोवर मेंशन में पहुंचे और अपनी गाड़ी से बाहर निकले, पंखुड़ी जो बाहर गार्डन में वॉक कर रही थी वो शॉक्ड रह गई, क्योंकि वो तीनों अकेली नहीं आ रही थी, बल्कि उनके साथ उनका बैग भी था। उसने ज्योत्सना की तरफ देखा। ज्योत्सना धीरे से बोली, दीदी, कहीं धीरे धीरे आपका सारा ससुराल ही तो ग्रोवर मेंशन में शिफ्ट नहीं हो जाएगा। पंखुड़ी कुछ कहती उससे पहले ही नताशा और रागिनी उसके पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ, आप दोनों यहाँ पर। रागिनी झट से बोली, और क्या करें, तुम्हारे बिना राणा मेंशन में दिल ही नहीं लग रहा था, तो हम लोग यहीं चले आए। अब जब तुम घर चलोगी तो हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, हम दोनों अकेले नहीं आए हैं, आंटी जी भी हमारे साथ ही आई हैं। ये बोलते हुए उसने कुसुम जी की तरफ देखा, जो गाड़ी के पास ही खड़ी थी। वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए वहाँ पर ही खड़ी रही। पंखुड़ी अब उनके पास आई और जाके उनके पैर छूकर बोली, आप ठीक है ना दादी सासू माँ। कुसुम जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, आज तक ज़िंदगी में मैंने कभी भी एक रात किसी और के घर में नहीं बिताई, तुम्हारा घर पहला है जहाँ मैं अपना हॉलीडे मनाने आई हूँ। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी मुस्कुराई। इतने में सृष्टि भी श्वेता जी के साथ बाहर आ चुकी थी। जब उसने सबको बैग के साथ देखा तो हैरानी से बोली, ये सब चल क्या रहा है, अब तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो, और पंक्ति वो कहाँ है, उसे अकेला छोड़कर आए तुम। नताशा अपनी आई विंग करते हुए बोली, नई नई शादी हुई है उनकी, अकेले में प्रॉब्लम नहीं बल्कि अलग ही मज़ा आता है भाभी। ये समझ लीजिए कि आज पूरे राणा मेंशन में वो लोग अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं।
बस आपका एटीट्यूड किंग प्रांस राणा उनका मज़ा किरकिरा ना करे। सृष्टि हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। वो तीनों भी अंदर की तरफ आईं और जाकर हाल में बैठ गईं, जबकि सृष्टि अभी भी पंखुड़ी और श्वेता जी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। सृष्टि श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही श्वेता जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है सृष्टि जी, ये तो हमारी खुदकिस्मती है कि हमारी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला कि उससे लेने के लिए पूरा ससुराल ही उसके मायके में शिफ्ट हो गया। अब बस जिसका इंतज़ार है वो भी आ जाए, बाकी ये घर भी तो आपका ही है। आप लोगों को जितना वक्त यहाँ पर रहना है आप रह सकते हैं। ये बोलते हुए उन्होंने एक नज़र मुस्कुराते हुए पंखुड़ी की तरफ भी देखा। पंखुड़ी सृष्टि के सीने से लग गई थी। सृष्टि ने प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे मटर पुलाव बना दिए हैं मैंने, आओ अंदर जाकर थोड़े से खा लो, उसके बाद सबके साथ डिनर करना। ज़्यादा पुलाव खाना भी अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए पंखुड़ी। ये बोलते हुए वो प्यार से पंखुड़ी को देख रही थी और पंखुड़ी ने भी अपना सर प्यार से हाँ में हिला दिया। वो अंदर की तरफ आई और सृष्टि ने उसे पुलाव परोस कर दिए। नताशा और रागिनी अब दोनों श्वेता जी के साथ किचन में लग गई थी, जबकि कुसुम जी अपना रेस्ट कर रही थी। वहीं बैकयार्ड में प्रलय मिस्टर ग्रोवर के साथ टेबल टेनिस खेलने में लगा हुआ था और दोनों ही इस वक्त बुरी तरह से थक चुके थे। इसलिए अब वो दोनों आराम करने के लिए साइड में बने हुए सीटिंग एरिया में बैठ गए और अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगे। उन दोनों के बीच बिजनेस रिलेशन तो हमेशा से अच्छे रहे थे और अब पर्सनल रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग हो रहा था, जहां एक तरफ आधे से ज़्यादा राणा फैमिली ग्रोवर मेंशन में पहुंच चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ प्रांस अभी भी राणा मेंशन की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। लेकिन लगभग आधा घंटा वो फुटेज देखने के बाद भी उसे कोई नज़र नहीं आया सिवाय 2-4 सर्वेंट के। वो गुस्से से बोला, सब लोग आखिर हैं कहाँ पर? या तो सब लोग अपने अपने रूम में होंगे, लेकिन बाहर पार्किंग एरिया में गाड़ियाँ भी तो सबकी नहीं खड़ी हैं। लगता है मुझे ईराना मेंशन जाना होगा ताकि देख सकूं कि वहाँ पर कौन है और कौन नहीं। अब तक तो उन लोगों को वापस आ जाना चाहिए था, रात होने लगी है। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में बधी हुई घड़ी की तरफ देखा। वो अपने केबिन से बाहर निकला और नीचे पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठकर राणा मेंशन के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन आश्रय अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई और जब उसे कोई नज़र नहीं आया तो वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में आने के बाद एक बार फिर से उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। वो पंक्ति को ढूंढ रहा था, लेकिन पंक्ति अपने रूम में भी नहीं थी। उसने एक क्विक शावर लिया और फिर वापस वॉशरूम से निकलकर पूरा रूम और बालकनी की तरफ देखा, लेकिन पंक्ति अभी तक रूम में नहीं लौटी थी। जबकि जब भी वो ऑफिस से घर आता था तो पंक्ति चाय, कॉफ़ी, पानी या ब्लैक कॉफ़ी लेकर रूम में ज़रूर आती थी। वो टॉवेल साइड में फेंक कर रूम से बाहर निकला और हॉल में आया। एक बार फिर से उसे पूरा घर सूना सूना लगा। तभी उसकी नज़र एक सर्वेंट पर गई और वो उससे पूछते हुए बोला, बाकी सब कहाँ हैं? उस सर्वेंट ने किचन की तरफ इशारा कर दिया। आश्रय खुद में ही बोला, सब लोग क्या किचन में हैं? एक साथ इतने लोग किचन में क्या कर रहे हैं? ये बोलकर वो किचन में आया तो देखा किचन में सिर्फ पंक्ति थी जो खाना बना रही थी। उसे अकेले खाना बनाते हुए देख आश्रय हैरान हुआ और उसके पास आकर बोला, बाकी सब लोग कहाँ हैं? खाना तुम क्यों बना रही हो? पंक्ति जो पूरी तरह से अपने काम में डूबी हुई थी, उसने जैसे ही आश्रय की आवाज़ सुनी वो एकदम से कांप उठी और पलटकर आश्रय की तरफ देखने लगी। आश्रय बिल्कुल उसके करीब आ गया। पंक्ति जल्दी से बोली, वो मैं खाना नहीं बना रही थी। अभी तक मेरी पहली रसोई की रस्म भी नहीं हुई है, तो मैं खाना नहीं बना सकती। मैं सिर्फ खाना गर्म कर रही थी, वो भी आपके लिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय बोला, वो सब छोड़ो, तुम मुझे बस इतना बताओ कि बाकी सब लोग कहाँ हैं? कहीं गए हैं क्या? और भाभी कहाँ हैं? आज तो उन्हें हॉस्पिटल से वो घर आने वाली थी ना, क्या वो अपने रूम में हैं? पंक्ति ने अपना चेहरा नामे हिलाया। आश्रय थोड़ा हैरान हुआ। पंक्ति धीमे से बोली, वो पंखुड़ी भाभी घर पर नहीं आई, वो अपने मायके चली गई। तो बाकी सब लोग भी उनके मायके रहने चले गए। सासू माँ तो सुबह ही चली गई थी। उसके बाद ससुर जी ने भी अपने कपड़े मंगवा लिए जो रागिनी चाची ने पैक करके दिए, और उसके बाद वो खुद भी नताशा बुआ और दादी माँ के साथ अपने कपड़े लेकर ग्रोवर मेंशन चली गई।
आश्रय हैरानी से उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो चौंकते हुए बोला, वाट, पर भाभी घर क्यों नहीं आई? अब समझा, भाई उन्हें लेने ही नहीं गए होंगे। एटीट्यूड जो इतना ज़्यादा है। पंक्ति धीमे से फुसफुसा कर बोली, वो तो आप में भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही उसने कहा, आश्रय ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, शट अप, और ये खाना गर्म करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मुझे नहीं खाना ये सब कुछ, मैं जा रहा हूँ। पंक्ति तुरंत बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? आश्रय जो वहाँ से अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा भी चुका था, उसने पलटकर पंक्ति की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जहाँ मेरी भाभी वहाँ मैं भी उनके मायके ही जा रहा हूँ। ये बोलकर वो एक बार फिर से वहाँ से जाने लगा। पंक्ति तुरंत उसके पीछे पीछे आई और उसका रास्ता रोककर बोली, एक काम कीजिए, मेरा मतलब है काम नहीं, अगर आप करेंगे तो वो मेरे लिए मेहरबानी जैसा होगा। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले जाइए ना, मुझे इस घर में अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आश्रय उसकी बात सुनते हुए चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। कुछ सोचकर उसने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ओके फाइन, जाओ जाकर मेरा कोई भी बिजनेस सूट और अपनी एक साड़ी पैक करो और जल्दी से बाहर पार्किंग एरिया में आ जाओ। उसकी बात पर पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तुरंत अपने रूम की तरफ भाग गई। तभी दो सर्वेंट आश्रय के पास आए और बोले, अब जब सब लोग तो छोटी मालकिन के घर रहने जा चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इतना काम है ही नहीं कि हम सब लोगों की ज़रूरत हो। वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और नौकर कम होंगे, तो आप हमें भी अपने साथ ही ले जाइए छोटे मालिक। उस सर्वेंट की बात भी आश्रय को कहीं ना कहीं सही लग रही थी, क्योंकि ग्रोवर मेंशन में इतने ज़्यादा सर्वेंट तो नहीं होंगे कि वो सबको हैंडल कर पाएँ, और ऐसे में वहाँ सबको प्रॉब्लम हो रही होगी। ये सोचकर उसने उस सर्वेंट की तरफ देखा और बोला, ठीक है, दो लोग मेरे साथ चलो, लेकिन मेरी गाड़ी में नहीं, अलग से गाड़ी में बैठना। उन दोनों ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तुरंत बाहर की तरफ भाग गए। वहीं पंक्ति ने जल्दी से अपना एक छोटा सा बैग निकाला और उसमें अपनी एक साड़ी और बाकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें और आश्रय का एक बिजनेस सूट रख लिया। उसकी भी उसने कुछ ज़रूरत की चीज़ें बैग में डाल ली थी और अब वो उस बैग को लेकर तुरंत बाहर की तरफ आई। भागने की वजह से उसकी सांसें भी चढ़ी हुई थी, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं आश्रय उसे अकेला छोड़कर ना चला जाए, इसलिए वो सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही थी। जब बाहर आकर उसने आश्रय को गाड़ी से लगकर खड़े हुए देखा तो उसकी सांस में सांस आई और वो तुरंत उसके सामने आकर बोली, मैं सब कुछ पैक करके ले आई, और हाँ, आपकी वॉच और आपका चार्जर भी ले लिया मैंने, आपको वो परफ्यूम भी जो आप रोज़ लगाते हैं। उसकी बात सुनकर आश्रय व्यंग से बोला, थैंक गॉड, अपनी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया तुमने, चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो। ये बोलकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और पंक्ति ने वो बैग तुरंत बैक सीट पर रखा और खुद फ्रंट सीट पर बैठ गई। अगले ही पल आश्रय ने गाड़ी राणा मेंशन से बाहर निकाल कर ग्रोवर मेंशन की तरफ बढ़ा दी थी। डाइनिंग टेबल पर डिनर लगाया जा रहा था और एक एक करके सब लोग वहाँ पर आ चुके थे। सृष्टि खुद से ही बोली, प्रांस की तो नहीं, लेकिन मुझे आश्रय और पंक्ति की टेंशन हो रही है। पता नहीं आश्रय उसके साथ किस तरह से बिहेव करेगा, कहीं वो इन सब चीज़ों से नाराज़ होकर अपना गुस्सा पंक्ति पर ही ना उतार दे। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर अभी अभी आकर खड़ी हुई पंक्ति जोरों से चिल्लाई, सासू माँ। जैसे ही सृष्टि ने उसकी आवाज़ सुनी, उसने तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पर आश्रय के साथ पंक्ति को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। वहीं पंक्ति झट से भागती हुई उसके पास आई और कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी सृष्टि की नज़र आश्रय के हाथ में पकड़े हुए बैग पर गई। उसने हैरानी से अब पंक्ति की तरफ देखा तो पूछने लगी, तुम लोग भी यहाँ पर रहने के लिए आए हो क्या? पंक्ति ने तुरंत अपना सर हमें हिलाया और बोली, आश्रय जी यहाँ पर आ रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए तो वो मान गए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट ऐसी थी जैसे वो पंखुड़ी के मायके नहीं बल्कि फॉरेन की ट्रिप पर आई हो। सृष्टि के चेहरे का रंग उड़ गया। ज्योत्सना ने हैरानी से पंखुड़ी की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए पंक्ति और आश्रय को देख रही थी। उन दोनों का आना उसे अच्छा लग रहा था। ज्योत्सना टेबल पर रखी हुई सलाद की प्लेट से टमाटर उठाकर खाते हुए बोली, मानना पड़ेगा दी, आपके ससुराल वालों को बड़ा ही एंटरटेनिंग परिवार है, तभी तो जब आप यहाँ पर आती हैं तो यहाँ आपका दिल ही नहीं लगता। देखिए, आपके ससुराल वालों का भी दिल आपके बिना बिल्कुल नहीं लगता। ये बोलकर वो हंसने लगी। वहीं प्रलय सृष्टि की तरफ देख रहा था। सृष्टि ने भी अब नज़रें घुमाकर प्रलय की तरफ देखा।
इशारों इशारों में ही प्रलय मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो कि देख लो अपनी जिद का नतीजा। तुम अपनी बहू को लेकर वापस घर तो नहीं गई, लेकिन मेरे आने से अब पूरा राणा परिवार यहाँ पर आ चुका है। सृष्टि ने नजरें प्रलय से हटाई और आश्रय की तरफ देखने लगी, जो अब उसके पास पहुंच चुका था। वो मुस्कुराते हुए बोला, भाभी के बिना मन नहीं लग रहा था तो मैं भी यहाँ आ गया। वेल, अभी तो मैं एक ही दिन के कपड़े लेकर आया हूँ, लेकिन अगर भाभी यहाँ से राणा मेंशन नहीं जाएंगी तो मैं परमानेंट यहीं पर शिफ्ट हो जाऊँगा। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी के पास आकर बैठ गया। पंखुड़ी को समझ नहीं आया वो उसकी बात का क्या जवाब दे। वहीं पंक्ति डिनर की तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ, हम दोनों ने डिनर नहीं किया। मेरा मतलब है खाना गर्म कर रही थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया तो मैं सब कुछ यूं ही छोड़ छाड़ कर इनके साथ आ गई। अब हम दोनों भी डिनर करेंगे। ये बोलते हुए वो खाने को बड़ी एक्साइटिंग नज़रों से देख रही थी। उसकी बात सुनकर सृष्टि हंसी। भगवान ने जब उसकी दोनों बहुओं को बनाया था तो दिमाग वाला डब्बा शायद भगवान से खुला ही नहीं, इसलिए उन दोनों में दिमाग नाम की चीज़ भगवान दे ही नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ प्रांस राणा मेंशन पहुंचा। अभी भी पार्किंग एरिया में गाड़ियां कम खड़ी थी, ज़्यादा नहीं तो 4-5 गाड़ियां वहां पर कम थी, जो काफ़ी हैरानी की बात थी। वो अंदर की तरफ आया तो अंदर ना ही उसे कोई फैमिली मेम्बर नज़र आया और ना ही कोई सर्वेंट। जब घर में कोई था नहीं तो सर्वेंट भी वहाँ पर क्या ही करते, इसलिए वो लोग बैकयार्ड में बने हुए सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे। और प्रांस को समझ नहीं आ रहा था कि वो राणा मेंशन में आया है या फिर किसी सुनसान जगह पर। जब प्रांस को पता चलेगा कि पूरा राणा फैमिली कहाँ गई है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वैसे मुझे लगता है कि प्रांस को कुछ दिनों के लिए इस अकेले राणा मेंशन में छोड़ देना चाहिए, ताकि उसका एटीट्यूड कुछ कम हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा करना चाहिए? आज का पार्ट उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। थोड़ी दिन के लिए रीवा को एक साइड कर दीजिए, समय आने पर सबका हिसाब होगा, लेकिन तब तक आप लोगों के सामने जो कहानी आ रही है उसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि कहानी बिल्कुल अलग है। इतना तो मैं भी बहुत दिनों से कहानियाँ पढ़ रही हूँ तो ये बता सकती हूँ। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।